नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डेली मॉक टेस्ट में। दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी यानी कि 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम राजस्थान हाई कोर्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग 50 हिंदी के क्वेश्चन प्लस 25 कला व साइंस के क्वेश्चन प्लस 10 इंग्लिश के क्वेश्चन के मॉडल पेपर को हल करेंगे। ये मॉडल पेपर नंबर 20 है। इससे पहले हम 19 मॉडल पेपर हल कर चुके हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस मॉडल पेपर से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। शस्त्र, भूतेश, वामदेव या त्रिलोचन। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शस्त्र। शस्त्र ये शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भूतेश, वामदेव और त्रिलोचन ये तीन शंकर यानी कि भगवान शिव के पर्यायवाची है। शस्त्र ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, तामसिक शब्द का सही विलोम होगा राजसिक, सात्विक, कुपिक या सात्से। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सात्विक। तामसिक का सही विलोम होगा सात्विक। तामसिक का अर्थ होता है अंधकार, अंधकार या भारीपन, जबकि सात्विक का अर्थ होता है पवित्र, सत्य, शांति, शुद्ध। ये सभी सात्विक के हैं। और तामसिक है ये अपवित्र भी होता है। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन बी, तामसिक का सही विलोम होगा सात्विक। अगला क्वेश्चन है, पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। सूर्य, पक्षी, कानकोवा या वादक। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन टी, वादक है ये पतंग के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। सूर्य, पक्षी, कनकोवा ये सभी पतंग शब्द के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। वादक है, वादक कौन होते हैं, बाजा, बजाने वाले को हम वादक कहते हैं। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, स्मरण और विद्वान शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनिए। यादाश्त, सुधि, 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 सुधि या सुधि, विश्रुत या विदित। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मरण होता है ये, इसमें धी की मात्रा छोटी है, उसका अर्थ होता है स्मरण। और विद्वान होता है इसमें धी की मात्रा जिसमें बड़ी है, इसका अर्थ होता है विद्वान। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है। नीला, जहरीला, कंटीला या रोबीला। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीला। नीला है ये संज्ञा शब्द से नहीं बना है। नीला क्या है, नीला एक गुणवाचक ये विशेषण है, रंगबोधक गुणवाचक विशेषण है, जो कि संज्ञा शब्द से ये नहीं बना है। बाकी जहरीला, कंटीला और रोबीला ये सभी संज्ञा शब्द से बने हुए विशेषण हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सारांश। सारांश है वह शुद्ध रूप में ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गया वाक्य में अशुद्धि का कारण है। लिंग संबंधी, अनुद्रुत शब्द के कारण, सर्वनाम संबंधी या वचन संबंधी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वचन संबंधी। इस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि यहाँ पर जो आंसू शब्द दे रखा है ये एक वचन में इस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, जबकि आंसू है ये सदैव ही बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गया, नहीं आ गए।
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, वाक्य किस वाच्य से संबंधी है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या कर्मधारय वाच्य? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्मवाच्य। यहाँ पर जो क्रिया है उसका फल कर्ता यानी भगवान पर न पड़कर कर्म जो कि यहाँ पे रक्षा है इस पे पड़ रहा है, और क्रिया का फल जब सीधे सीधे कर्म पर पड़ता है और कर्ता के साथ द्वारा व्यक्ति का प्रयोग होता है तो वहां पर हमेशा कर्मवाच्य होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया, अकर्मक या सकर्मक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सकर्मक। इस वाक्य में पढ़ाया जो क्रिया है इसका फल है वह सीधे कर्म जो कि क्या है यहाँ पर अविनाश पर पड़ रहा है, और जब क्रिया का फल सीधे कर्म पर पड़ता है तो वहां पर हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा शब्द इतिहास और उपेक्षा मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प को छांटिए। ऐतिहासिक, उपेक्षा, ऐतिहासिक उपेक्षित, ऐतिहासिक अपेक्षित, ऐतिहासिक या अपेक्षित? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐतिहासिक और उपेक्षित। इतिहास में यहाँ क्या है, संज्ञा शब्द इतिहास। इतिहास में जब हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये ऐतिहासिक बनता है, और उपेक्षा, उपेक्षा में जब हम इत प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये उपेक्षित बनता है जो कि एक विशेषण शब्द है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द समूह का विकल्प छांटिए। राजमार्ग, ऋणी, होशियार, श्रीमती, हंसिनी, मूर्ति, षड्यंत्र, ज्योत्सना या श्राप? जागृति, दिनांक, प्रभु? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, षड्यंत्र, ज्योत्सना और श्राप। ये पूर्ण रूप से अशुद्ध वाक्य है। षड्यंत्र है ये शुद्ध रूप में ऐसे लिखा जाता है। ज्योत्सना में ये जो यहाँ पर आधा सह दे रखा है ये पूरा सह आता है ज्योत्सना में, और श्राप है ये श्राप ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है, वहां कौन कौन से लोग आए थे? वह उत्तीर्ण हो गया, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, यह महिला बहुत विदुषी है। इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह महिला बहुत विदुषी है। ये पूर्ण रूप से अशुद्ध वाक्य है क्योंकि इस वाक्य में विदुषी शब्द आया है। ये विदुषी शब्द अपने आप में विद्वान महिला के लिए ही ये प्रयुक्त होता है, इसलिए इस वाक्य में महिला और विदुषी शब्द एक साथ आना पुनरुक्ति संबंधी इसमें दोष है। तो उसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग है? अंकिता खेलकर पढ़ने बैठेगी, मोहन पत्र लिखता रहा है, मेघा भोजन कर रही है, चिड़िया दाना चुग रही हूँ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंकिता खेलकर पढ़ने बैठेगी। इसमें पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर तुरंत दूसरी क्रिया शुरू करता है तो पहले समाप्त क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है, और यहाँ पर खेलकर पढ़ने बैठेगी तो पढ़ने से पहले खेलकर क्रिया आ रही है जो कि समाप्त हो चुकी है, तो इसलिए ये पूर्वकालिक क्रिया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पिपासु, युयुत्सु, जिज्ञासु या उत्सुक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, युद्ध की इच्छा रखने वाले को कहेंगे हम युयुत्सु, और युद्ध करने की इच्छा को कहेंगे हम युयुत्सा। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा और युद्ध की इच्छा रखने वाला
युयुत्सु। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लोकोक्ति व मुहावरे में सही अंतर है। मुहावरा पूर्ण वाक्य होता है, लोकोक्ति वाक्यांश मात्र होती है। लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही वाक्यांश मात्र होते हैं। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही पूर्ण वाक्य होते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, लोकोक्ति होती है या पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरे होते हैं ये वाक्यांश मात्र होते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नमत्स्य में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि या विसर्ग संधि? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विसर्ग संधि। नमस्ते में विसर्ग संधि प्रयुक्त हुई है। नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नमः प्लस ते। और विसर्ग संधि के नियम के अनुसार अगर विसर्ग के बाद त आता है तब इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? इस विसर्ग का हो जाएगा स। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों में कर्मधारय समास का उदाहरण है। महाजन, कष्ट साध्य, यथाशीघ्र या पीताम्बर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महाजन में है कर्मधारय समास और महाजन का जो समास विग्रह क्या होगा? महान है जो जन, इसका सही समास विग्रह होगा और महाजन में कर्मधारय समास प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हिरण्य, तड़ित, फाटक, हेव? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तड़ित है ये सोने का पर्यायवाची नहीं है। तड़ित है ये बिजली का पर्यायवाची है। सोने के हैं हिरण्य, फाटक और हेव, ये सभी सोने के पर्यायवाची है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हलाहल का विलोम शब्द होगा विष, गरल, सुधा या वथा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुधा। हलाहल होता है ये होता है भयानक विष। जो भयानक विष होता है उसको हम कहते हैं हलाहल और सुधा होता है ये होता है अमृत। तो हलाहल का विलोम शब्द हो जाएगा सुधा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द लिखिए। बनावटी, नकली, नरसिक या कठोर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरसिक। कृत्रिम होता है ये होता है मानव निर्मित। कृत्रिम होता है इसका अर्थ होता है मानव निर्मित। और जो नैसर्गिक होता है ये होता है प्राकृतिक। जो प्राकृतिक होता है उसको हम नैसर्गिक कहते हैं और जो मानव निर्मित होता है उसको हम कहते हैं कृत्रिम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें एक शब्द ईश्वर का समानार्थी है। बाण, भगवान, तच्छार या अंश? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवान है ये ईश्वर का समानार्थी शब्द है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। कमर कसना, दम भरना, टांग अड़ाना, एक पंथ दो काज? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक पंथ दो काज। इसमें ये लोकोक्ति है। कमर कसना, दम भरना और टांग अड़ाना ये क्या है? ये मुहावरे है। मुहावरे की एक पहचान ये होती है कि इसमें जो शब्द दिए रहते हैं उसके अंत में क्या आता है? ना। तो ये क्या हो जाएंगे? मुहावरे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में इंद्रा और इंद्रा शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? लक्ष्मी,
इंद्र की पत्नी सची, इंद्र की पत्नी सची या लक्ष्मी, अर्थ नाम या अर्थ लक्ष्मी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो इंद्रा होता है ना, ये इंद्रा, इसका अर्थ होता है लक्ष्मी, और इंद्रा का अर्थ होता है ये है इंद्र की जो पत्नी है सची, उसका नाम है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा शब्द से बना विशेषण है लखनवी, चालू, हसोड़ या भुलक्कड़। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनवी है। ये लखनऊ संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। लखनऊ है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और इसमें जब ई प्रत्यय जुड़ता है तो ये लखनवी बन जाता है, जो कि एक विशेषण है। बाकी चालू, चलना क्रिया से बना है। हंसना, हंसोड़ है, ये हंसना क्रिया से बना है। और भुलक्कड़ है, ये भूलना क्रिया से बना है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। कमाऊ, ऊपरी, सुगंधित या भुलक्कड़। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुगंधित। सुगंधित है, ये विशेषण शब्द है। सुगंधित ये विशेषण है, और ये सुगंध संज्ञा से बना है, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है आगामी, अजमाइश, अंतराक्षरी या आशीर्वाद। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगामी इसमें शुद्ध रूप से लिखा हुआ शब्द है। अजमाइश नहीं होता है, वह होता है आजमाइश। ये अंतराक्षरी नहीं, ये अंताक्षरी। और आशीर्वाद भी इसमें गलत लिखा हुआ है, सी की मात्रा इसमें बड़ी आएगी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य वाले विकल्प का चयन कीजिए। मैं रविवार के दिन घूमने जाता हूँ, आपका कमीज फट गया है, राजस्थान के लोग मेहनती हैं, उसकी भाषा देवनागरी है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान के लोग मेहनती है। ये वाक्य है, ये पूर्ण रूप से शुद्ध वाक्य है। रविवार और दिन एक साथ आना पुनरुक्ति संबंधी इसमें दोष है। आपका कमीज फट गया है, ये गलत होगा। आपका नहीं, आपकी, आपकी कमीज फट गई है, ये शुद्ध होगा। और देवनागरी ये भाषा नहीं, ये क्या होती है, लिपि। आपकी लिपि देवनागरिक है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, वाक्य में अशुद्धि है। संज्ञा विशेषक, सर्वनाम संबंधी, विशेषण संबंधी या परसरक संबंधी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेषण संबंधी इसमें अशुद्धि है। क्योंकि यहाँ पर जो ये सुंदरतम दे रखा है, ये स्वयं में ही सर्वोच्च अवस्था है। सुंदरतम दे रखा, ये अपने आप में क्या है, सर्वोच्च अवस्था है। इसलिए इसके पहले जो ये सबसे लगना है, ये विशेषण का अनुचित इसमें प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें विशेषण संबंधी अशुद्धि है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया कर्मक रूप में है। वह नहाकर आया है, उसने आम खाया, मछली तैरती है, वे डूब गए। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसने आम खाया। इस वाक्य में सक्रमक रूप में क्रिया प्रयुक्त हुई है। इसमें जो आम खाया है, इसमें आम एक स्पष्ट कर्म मौजूद है। आम क्या है, इसमें कर्म है, और जिस पर क्रिया का फल पड़ रहा है। और जिस वाक्य में कर्म विद्वान होता है और उसका फल जो क्रिया पर पड़ता है, तो वहां पर हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
आक्रामक क्रिया होती है उसमें कर्म है वह मौजूद नहीं होता है, और सकर्मक क्रिया की यही विशेषता है कि इसमें कर्म मौजूद होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किसी बात के मर्म को जानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है मार्मिक, मर्मज्ञ, मर्मस्पर्शी या मर्मज्ञानी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी बात के मर्म को जानने वाला, उसके लिए हम मर्मज्ञ वाक्यांश के एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 5 तंत्रों का समाहार विग्रह का सही समास है पंचतंत्र, पंचिका तंत्र, पंचातंत्र या पंचम तंत्र। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचतंत्र। 5 तंत्रों का समाहार, इसका सही समासिक पद होगा पंचतंत्र, और इसका समास विग्रह करने पर ये जो 5 आता है यानी कि इसका पहला पद क्या है, संख्यावाची है, और जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाची होता है वहां पर हमेशा द्विगु समास होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वामा, कामिनी, रमणी, ललना, ये सब किस शब्द के पर्यायवाची है, सरिता, नारी, गंगा या भूमि। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नारी के पर्यायवाची शब्द है वामा, कामिनी, रमणी और ललना। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अहल्या एक पतिव्रता नारी थी, रेखांकित शब्द प्रतिवर्ता का उचित विलोम विकल्प चयन कीजिए, उल्टा, बंध्या, उड़ा या विधवा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल्टा। पतिव्रता का सही विलोम शब्द होगा कुल्टा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अनेकार्थ शब्दों में से कौन सा अनुपयुक्त है, देव के हैं, भाग्य, विधाता, आकाश, चंपला, चंचल, बिजली, लक्ष्मी, अर्थ, धन, कारण, मतलब, उमा, पार्वती, दुर्गा, शारदा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर जो देव के अनेकार्थ शब्द दे रखे हैं ये गलत है। देव के अनेकार्थी शब्द होते हैं देवता, भाग्य, विद्वान और ईश्वर। बाकी सभी ये चंपला, चंचल, बिजली और लक्ष्मी सही है, बाकी ये सभी इसमें सही दे रखे हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चोर उचक्का सारा धन लेकर भाग गया, इस वाक्य में भाग गया किस प्रकार की क्रिया है, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, परिणार्थक क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त क्रिया। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही मुख्य क्रिया का कार्य पूरा करती है तो उसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। इस वाक्य में भागना और जाना मिलकर भाग गया क्रिया का ये निर्माण करती है, इसलिए इसमें संयुक्त क्रिया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मोहदती शब्द का सही संधि विच्छेद और संधि का नाम है, मोहधनधति व्यंजन संधि, महाधन उदित गुण संधि, महाधन ओदित वर्ध संधि या महधन धति विश्राक संधि। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाधन उदित गुण संधि। महोदति का सही संधि विच्छेद और संधि का नाम होगा। यहाँ पर महाधन उदित, महा से निकलेगा आ प्लस उदित से निकलेगा उ, जो मिलकर बनाते हैं ओ, तो ये बन जाएगा महोदति। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और इसमें गुण संधि रुक्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, विपजाल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, विपज धनजाल, विपद धनजाल, विपधनजाल, विपन धनजाल। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विपद धन जाल।
विपचाल का सही संधि विच्छेद होगा और इसमें व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है और व्यंजन संधि के नियम के अनुसार तय या द के बाद ज या झ आई तो तय और द का क्या हो जाता है, आधा ज हो जाता है, तो ये बन जाएगा विपचाल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? दृघ संधि, गुण संधि, यण संधि या वर्धी संधि? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यण संधि। अत्याचार में यण संधि प्रयुक्त हुई है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अति धन आचार, इसका सही संधि विच्छेद होगा। अति से निकलेगा ई और आचार से निकलेगा आ, जो बन जाएगा ये, और ये बन जाता है अत्याचार। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? रामधन आयन, रामधन अयन, रामाधन अयन, रामधन आयन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामधन आयन। ये इसका सही संधि विच्छेद होगा और इसमें दृघ संधि प्रयुक्त हुई है। दोस्तों रामायण में दो संधि प्रयुक्त होती है, एक तो होती है दृघ संधि रामधन आयन के अनुसार और दूसरी होती है इसके अंदर व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के नियम के अनुसार इसमें जो र का प्रभाव है, र के प्रभाव के कारण ये जो न है ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है अन। इसमें व्यंजन संधि भी है और दृघ संधि भी है। अगर एग्जाम में आपको रामायण देगा तो इनमें से दृघ संधि और व्यंजन संधि दोनों में से आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि रामायण शब्द में दोनों संधि प्रयुक्त होती है। जो मुख्य रूप से होती है वह दृघ संधि होती है रामधन आयन के अनुसार, लेकिन इसमें व्यंजन संधि भी प्रयुक्त होती है। दोनों में से एक ही आपको एग्जाम में मिलेगा, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अब तक तो वह जयपुर पहुंच चुका होगा, इस वाक्य में काल का कौन सा उपभेद विद्यमान है? आसन भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल या संभाव्य भविष्यत काल? इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संदिग्ध भूतकाल। वाक्य में, इस वाक्य में चुका होगा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कार्य बीते हुए समय यानी कि भूतकाल, भूतकाल में पूरे होने की बात हो रही है और निश्चित होने पर अभी भी इसमें संदेह है, इसलिए इसमें संदिग्ध भूतकाल होगा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिस वाक्य में जो क्रिया है ये भूतकाल में है और जिसपे होने पर भी संदेह हो तो वहां पर क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल होगा। अगला क्वेश्चन है, छात्र इतिहास पढ़ रहे थे, वाक्य को पूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करने पर सही रूप क्या होगा? छात्रों ने इतिहास पढ़ा होगा, छात्र इतिहास पढ़ चुके थे, छात्रों द्वारा इतिहास पढ़ा जा रहा था, शायद छात्र इतिहास पढ़ रहे थे। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छात्र इतिहास पढ़ चुके थे। ये जो वाक्य है ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। पूर्ण भूतकाल की क्या पहचान होती है? इसके वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे जैसे शब्द आते हैं और इस वाक्य के अंत में चुके थे शब्द आ रहा है, इसलिए ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वह आता हो तो मैं घर जाऊं, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? संभाव्य भविष्यत काल, हेतु हेतु मत भविष्यत काल, हेतु हेतु मत वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस वाक्य में एक तो वर्तमान काल की बात हो रही है, ये जो वाक्य ये वर्तमान काल का है, और दूसरा इसमें आता हो, अगर वह आएगा तो ही मैं घर जा पाऊंगा। इसमें जो एक क्रिया है वह दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है और जहां पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है वहां पर हेतु हेतु मत काल होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेतु हेतु वर्तमान काल इस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है, इस कक्षा के कुछ छात्र बहुत ही मेधावी है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस कोटि के अंतर्गत आएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, प्रविशेषण या गुणवाचक विशेषण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रविशेषण। इस वाक्य में ये जो मेधावी है ये क्या है? ये तो है विशेषण, जो कि छात्र की विशेषता बता रहे हैं। छात्र क्या है? संज्ञा। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा जैसे शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। और प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। और यहाँ जो ये बहुत शब्द है ये क्या है? प्रविशेषण है, जो कि मेधावी की विशेषता बता रहे हैं। इसलिए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इस वाक्य में रेखांकित शब्द पंडित को कौन सी संज्ञा निहित है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो पंडित है, अगर पंडित आता तो इसमें कौन सी संज्ञा होती? इसमें जातिवाचक संज्ञा होती। क्यों? क्योंकि पंडित एक पूरे समूह को दर्शा रहा है, यह पंडित है वह पूरे समूह को बोधित कर रहा है, इसलिए इसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन इस यहाँ पर किस पंडित की बात हो रही है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयुक्त हुआ है, ये इसलिए ये जवाहरलाल नेहरू के लिए ये रूढ़ित हो जाता है, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं। मिठास, छत्र, चतुरता, दया, सौंदर्य, अपनत्व, लालिमा, हास्य, पुस्तक, बुढ़ापा, माधुर्य, करुणा, गंगा, चालाकी, बचपन, वीरता। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौंदर्य, अपनत्व, लालिमा और दास्य। ये सभी है, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। इसमें जो छात्र दे रखा है ये क्या है? जातिवाचक। इसके अलावा इस वाले दे रखा है पुस्तक, जो कि क्या है? जातिवाचक। और इसमें जो गंगा है ये क्या है? व्यक्तिवाचक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, क्रोध, कालिक और मिठास ये तीनों शब्द संज्ञा के किस भेद को पूर्णतः स्पष्ट करते हैं? गुणवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? तो देखो कुछ छात्र यहाँ पर गुणवाचक संज्ञा करके आ जाएंगे, जबकि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। क्रोध, कालिक और मिठास इन सभी में भाववाचक संज्ञा है, गुणवाचक संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि गुणवाचक संज्ञा है ये संज्ञा का भेद नहीं है। गुणवाचक है ये विशेषण का भेद है। किसका भेद है? विशेषण का भेद है। गुणवाचक विशेषण होते हैं, गुणवाचक संज्ञा नहीं होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, उद्योग का लेना न माधो को देना। इस कहावत या मुहावरे का सटीक और गुण अर्थ क्या है? किसी से उधार न लेना, अपने काम से काम रखना या बिल्कुल तटस्थ रहना, लेन देन में बहुत पक्का होना, ईश्वर भक्ति में लीन रहना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने काम से काम रखना या बिल्कुल तटस्थ रहना। उद्योग का न लेना, माधो का न देना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया का प्रयोग हुआ है? वह रात भर रोता रहा, उसने एक नया उपन्यास खरीदा, माताजी खाना बना रही है, छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह रात भर रोता रहा। इसमें आक्रामक क्रिया का प्रयोग हुआ है। क्रिया का फल यहाँ पर सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए इसमें
अकर्मक क्रिया होगी और इस वाक्य में कोई भी कर्म मौजूद नहीं है, और जिस वाक्य में कोई भी कर्म मौजूद नहीं होता है वहां पर हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वष्टि शब्द का सही और सटीक विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? समष्टि, समाज, वष्टि या अष्टि? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समष्टि। वष्टि का अर्थ होता है व्यक्तिगत या इकाई, जबकि समष्टि का अर्थ होता है संपूर्ण या सामूहिक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विष्णु का अवतार मानकर राजस्थान के किस लोक देवता की पूजा की जाती है और जिन्हें पीरों का पीर भी कहा जाता है? बाबूजी, तेजाजी, रामदेव जी या गोगा जी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामदेव जी को। राजस्थान में रामदेव जी को है ये किसका अवतार माना जाता है? ये विष्णु का अवतार माना जाता है, पर इनको पीरों का पीर कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विवाह के अवसर पर वर को जादू टोने से बचाने के लिए महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला पारंपरिक लोकगीत कौन सा है? कांगशियो, कामन, बन्ना बन्नी या ओल्लू? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कामन। कामन है इसका शाब्दिक ही अर्थ होता है जादू या टोना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। एक कामन गीत है, ये विवाह के अवसर पर वर को जादू टोने से बचाने के लिए महिला द्वारा गाया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाला वह आभूषण कौन सा है जो 3 या 5 लड़ियों की बनावट में ठोस सोने की चौकोर पत्तियों से बना होता है? कंकड़ी, तगड़ी, तिमणिया या बिछिया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिमणिया। तिमणिया है या 3 या 5 लड़िया की बनावट और ठोस, इसमें ये ठोस ऐसे होता है, ये इनमें या तो 3 लड़ियाँ होती है या 5 लड़ियाँ होती है। ये क्या होता है? तिमणिया। और तिमणिया है ये गले में पहने जाने वाला आभूषण है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन राजस्थान के किस पवित्र सरोवर के किनारे विशाल मेला भरता है जहां दीपदान की परंपरा का विशेष धार्मिक महत्व है? नक्की झील, पुष्कर झील, सिलिसेट झील या रासमंद झील? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्कर झील के किनारे। पुष्कर झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा के दिन राजस्थान में विशाल मेला भरता हो जहां पर दीपदान की विशेष महत्व है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक नाट्य तमाशा मूलतः कहाँ का लोक नाट्य है जिसे जयपुर के किस शासक के काल में विशेष संरक्षण मिला? जोधपुर महाराजा मानसिंह, बीकानेर महाराजा अनूप सिंह, जयपुर स्वयं प्रताप सिंह, उदयपुर महाराणा कुंभा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमाशा है यह मूलतः जयपुर का लोक नाट्य है और इसको जयपुर के शासक स्वयं प्रताप सिंह के काल में विशेष संरक्षण मिला। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह प्रसिद्ध लोक देवता कौन सा है जिसे काला और बाला का देवता तथा कृषिकारों का उपारक देवता भी कहा जाता है? बाबूजी, बोगाजी, तेजाजी या देवनारायण जी? तो इस पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेजाजी को काला और बाला का देवता तथा कृषिकारों का उपारक देवता भी कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जालोर का प्रसिद्ध ढोल नृत्य किस शैली में बजाया जाता है जिसे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने प्रकाश पे लाया था? ठाकरा शैली, लंगा शैली, मांड शैली या डमरू शैली? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठाकरा शैली।
जालोर का प्रसिद्ध ढोल नृत्य है, ये थाकड़ा शैली में बजाया जाता है और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय मुख्यमंत्री जे नारायण व्यास को जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राजस्थान की महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाले शीशकुल आभूषण को बालों में बांधने के लिए प्रयुक्त सोने और चांदी की संकल या डोरी को क्या कहते हैं? मेमत, बोरला, स्वेनी या तागरी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेनी। शीश फूल को सिर में बांधने या बालों में बांधने के लिए जो सोने व चांदी की संकल या डोरी प्रयोग में लाई जाती है उसको हम फेनी कहते हैं। और शीश फूल है ये सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ स्कूल की प्रसिद्ध उपशैली कौन सी है जिसे मथेरन कला और उस्ता कला के कारण विशिष्ट पहचान मिली? देवगढ़ उपशैली, बीकानेर चित्रशैली, नाथद्वारा उपशैली या शेखावाटी उपशैली? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीकानेर चित्रशैली के कारण मारवाड़ स्कूल को मथेरन कला और उस्ता कला के कारण विशिष्ट पहचान मिली थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जल महलों की नगरी के नाम से किस स्थान को जाना जाता है जहाँ के भव्य फव्वारे और बगीचे राजा सूरजमल के काल में निर्मित हुए थे? डिग, बयाना, कामा या धौलपुर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिग को जल महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है और इसके अंदर जो भव्य फव्वारे और बगीचे हैं इनका निर्माण राजा सूरजमल के काल में किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण के अनुसार भपंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है और इसके जादूगर किसे माना जाता है? तदवाद, जहूर खां मेवाती, अवनदवाद, पुरुषोत्तम दास, सुशीरवाद, पेपे खान, धनवाद, शक्कर खां? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भपन है ये तदवर यानी कि तार वाला वाद्य यंत्र है और जहू खान मेवाती को इसका जादूगर माना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विवाह के बाद दूल्हे के ससुराल आगमन पर साली और अन्य महिलाओं द्वारा दूल्हे के स्वागत में गाए जाने वाला मधुर लोकगीत कौन सा है? पावना गीत, शीठने गीत, जच्चा गीत या हिचकी गीत? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पावना गीत। पावना गीत है दूल्हे के द्वारा जब ससुराल में आगमन होता है तो वहां पर उनकी साली और अन्य महिलाओं द्वारा जो गीत गाया जाता है उनको हम पावना गीत कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता की फड़ पर भारतीय डाक विभाग द्वारा सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया गया था और जो सबसे लंबी फड़ मानी जाती है? बाबूजी, रामदेव जी, देवनारायण जी या गोगा जी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवनारायण जी की फड़ है ये सबसे लंबी फड़ मानी जाती है और इनकी जो फड़ है इन पर भारतीय डाक विभाग द्वारा सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां पूरी दुनिया में अपनी किस अनूठी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है जिसके कारण इस क्षेत्र को ओपन एयर आर्ट गैलरी भी कहा जाता है? नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजों के लिए, भव्य स्थापत्य और सजीव भित्ति चित्रों के लिए, विशाल तहखानों के निर्माण के लिए या कांच के महीन जरखों के लिए? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भव्य स्थापत्य और सजीव भित्ति चित्रों के लिए शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसी कारण इसको ओपन एयर आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति का वह कौन सा अनोखा मेला है जिसमें युवक युवतियां अपने जीवन साथी यानी कि वर वधू का चुनाव करते हैं जो सिरोही क्षेत्र में भरता है? बनेश्वर मेला,
गोतमेश्वर मेला, सियावा का गौर मेला या घोटिया अम्बा का मेला। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सियावा का गौर मेला। यह मेला गराशा जनजाति क्षेत्र में बढ़ता है, जहां पर युवक युवतियां अपने वर वधु का चुनाव करते हैं। सियावा का गौर मेला यह सिरोही में बढ़ता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह के दरबार में गंधर्व बाईसी यानी कि 22 कवियों, विद्वानों और संगीतज्ञों की मंडली रहती थी। इनके रहने की विशेष स्थान को क्या कहा जाता था? गुणीजन खाना, रंग महल, पोती खाना या सूरत खाना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुणीजन खाना कहा जाता था। प्रताप सिंह के दरबार में जो गंधर्वी बाईसी रहती थी, उनके जो रहने का स्थान है उसको गुणीजी खाना कहा जाता था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी आभूषणों के अंतर्गत बाजूबंद और टड्डा शरीर के किस अंग में पहने जाने वाले मुख्य आभूषण हैं? गले में, कलाई में, बाजू के ऊपरी हाथ में, पैर की अंगुलियों में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजू में। बाजू का जो ऊपरी हाथ होता है उसके अंदर पहने जाता है बाजूबंद और टड्डा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियों में स्थित गटबुतली के नाम से राजस्थान के किस प्रसिद्ध दुर्ग को जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, तारागढ़ दुर्ग अजमेर, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद या अचलगढ़ दुर्ग सिरोही। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तारागढ़ दुर्ग, जो कि अजमेर में स्थित है। इसको गटबिटली के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रसिद्ध संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने प्रकृति और जीवों की रक्षा के लिए 29 नियम दिए थे? संत जम्भोजी, संत दादू दयाल, संत शरणदास या संत पीपाजी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संत जम्भोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने प्रगति और जीवों की रक्षा के लिए 29 नियम देखिए। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की महिलाओं द्वारा पैर की उंगलियों में पहने जाने वाला चांदी का वह पारंपरिक आभूषण कौन सा है जो सुहाग का प्रतीक माना जाता है? कंदोरा, नेवरी, बिछिया या भंवरकड़ी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिछिया। बिछिया है ये पैर की उंगलियों में पहने जाने वाला आभूषण है और इसको सुहाग का प्रतीक माना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति की महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर या सावन के महीने में किया जाने वाला वह नृत्य कौन सा है जिसमें वे मंजीरा और बांस की डंडियों का प्रयोग करती है? गैर नृत्य, घूमर नृत्य, मांदल नृत्य या राई नृत्य। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मांदल नृत्य। मांदल नृत्य है ये भील जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये कब किया जाता है? मांगलिक अवसरों पर और सावन के महीने में किया जाता है और इस नृत्य में वे मंजीरा और बांस की डंडियों का प्रयोग करती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में काजल मुख्य रूप से क्या है? आंखों में लगाने वाला साधारण काजल, विवाह के अवसर पर दूल्हे की भाभी द्वारा उसकी आंख में काजल लगाने की रस्म के दौरान गाए जाने वाला लोकगीत, दिवाली के त्योहार पर बच्चों द्वारा बजाए जाने वाला एक पारंपरिक पटाखा, पश्चिमी राजस्थान में ऊंटों को बांधने वाली रस्सी का नाम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवाह के अवसर पर दूल्हे की भाभी द्वारा उसकी आंख में काजल लगाने की रस्म के दौरान गाए जाने वाला लोकगीत है काजरियो। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मारवाड़ चित्रकला शैली की जोधपुर उपशैली में किस रंग की सबसे अधिक प्रधानता देखने को मिलती है? लाल रंग की, पीला रंग, हरा रंग या नीला रंग।
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पीले रंग की पटानता देखने को मिलती है जोधपुर उपशैली में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गंधर्व शैली और शास्त्रीय विद्या पर आधारित कथक नृत्य का प्राचीनतम अथवा आदिम घराना कौन सा माना जाता है? लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना या रायगढ़ घराना? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर घराना कथक नृत्य का प्राचीनतम और आदिम घराना माना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कोटा और बूंदी क्षेत्र जो कि हाड़ौती अंचल के अंतर्गत आते हैं, मिट्टी के बर्तनों पर सुनहरी नक्काशी करने की कला को क्या कहा जाता है? ब्लू पोटरी, कागजी पोटरी, सुनहरी या गोल्डन पोटरी, ब्लैक पोटरी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनहरी या गोल्डन पोटरी कहा जाता है, जो कि कोटा और बूंदी क्षेत्र में मिट्टी के बर्तनों पर सुनहरी निकासी की कला है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट प्रेजेंट इन द मीटिंग यस्टरडे। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वेर। जब दो सब्जेक्ट नाइदर और नो से जुड़े रहते हैं तो वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। यहाँ वित्त स्थान से पहले सबसे पास में क्या है? स्टूडेंट है, जो कि बहुवचन यानी कि प्लूरल में है। साथ ही वाक्य के अंत में यस्टरडे लिखा हुआ है, इसलिए भूतकाल की बहुवचन क्रिया वर्ग का यहाँ पर प्रयोग होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस। द कंपनी इज लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट दिस मंथ। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए न्यू प्रोडक्ट इज बीइंग लॉन्चिंग बाय द कंपनी दिस मंथ। मूल वाक्य है, ये जो मूल वाक्य है यानी मूल सेंटेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। नियम के अनुसार प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव बनाते समय सहायक क्रिया के साथ, जो सहायक क्रिया होगी उसके साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा? ए न्यू प्रोडक्ट इज, यहाँ पर बीइंग आ जाएगा और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होगी यहाँ पर लॉन्च्ड आ जाएगा बाय द कंपनी दिस मंथ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इंटायर स्पीच फॉर द सेंटेंस ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ही आस्क मी वेयर आई वाज गोइंग। देख, प्रश्नवाचक वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय ये सेड टू है, ये क्या बदल जाएगा? आस्क्ड में बदल जाता है। और ये WH वर्ड है, वेयर है, ये WH वर्ड है, इसलिए ये खुद में एक कंजंक्शन का काम करता है। इसके साथ दैट का प्रयोग नहीं होता है। इनडायरेक्ट में वाक्य साधारण बन जाता है, इसलिए सब्जेक्ट आई है, सहायक क्रिया वाज से ये पहले आएगा। ये सहायक क्रिया है, ये वाज से पहले आएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंडीशनल वर्ब फॉर्म। इफ आई रिच आई वुड हेल्प द पुअर एंड नीडी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर। अब देखो, यह जो वाक्य है, यह जो सेंटेंस है, यह है सेकेंड कंडीशनल वाक्य का उदाहरण है। जब वर्तमान में किसी कार्य या कोई भी मतलब कोई भी कल्पना हो या कोई भी अधूरी इच्छा को व्यक्त किया जाता है, तो इफ का जो क्लोज है, इफ जो वाला क्लोज है, उसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हमेशा वर का ही प्रयोग होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। ही इज ऑनरेबल मैन टू ऑलवेज कीप हिज वर्ड। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
एन। अब देखो हॉर्नेबल है, ये हॉर्नेबल है, इसमें एच है वह मोन है, इसका उच्चारण क्या होता है? हॉर्नेबल। हॉर्नेबल होता है जो कि यह से इसका उच्चारण शुरू होता है, जो कि एक वोवल साउंड है। क्या है? वोवल साउंड है, और वोवल साउंड के साथ हमेशा एन का प्रयोग होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब। इंडिकेशन ए स्ट्रॉन्ग, ऑब्लिगेशन और रूल्स। कैंडिडेट्स आंसर ऑल द क्वेश्चन इन द एग्जाम पेपर। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मस्ट। परीक्षा के नियमों, कानूनी बाध्यता या अनिवार्य दिशा निर्देश के लिए हमेशा मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल टू एक्सप्रेस ए पास्ट हैबिटली एक्शन। व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई स्पेंड आवर्स रीडिंग एडवेंचर्स बुक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वुड। भूतकाल की किसी नियमित आदत या दिनचर्या को व्यक्त करने के लिए हमेशा वुड का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है चूज द वर्ड दैट इज ए सिनोनिम ऑफ ऑब्स्टिनेट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टम्बन। क्या हो जाएगा इसका? स्टबन इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। ऑब्स्टिनेट का सही अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जिद्दी। और स्टम्बन का क्या होता है? स्टबन का अर्थ होगा लचीला। ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी और स्टबन होता है लचीला। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड एम्बिग्युअस। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लियर। एम्बिग्युअस होता है वह होता है अस्पष्ट, क्लियर होता है वह होता है स्पष्ट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैस्कुलाइन फॉर्म ऑफ द नाउन स्पिंस्टर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बैचलर। स्पिंस्टर का अर्थ होता है अविवाहित महिला को स्पिंस्टर कहा जाता है, और जो अविवाहित पुरुष होते हैं उसको बैचलर कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।